So in this video we'll be discussing about the agents that are used in the treatment of anemia. तो हम पहले जल्दी जल्दी से ब्रीफली टच कर लेंगे कि कौन कौन से एनीमियाज हैं हमारे पास। तो हमारे पास सबसे पहले माइक्रोसिटिक एनीमिया, जिसमें आपकी एरिथ्रोसाइट या आरबीसीज का साइज़ छोटा होता है। फिर देन वी हैव द नॉर्मोसिटिक एनीमिया, जिसमें नॉर्मल साइज़ होता है बट इट्स स्टिल एनीमिया इज़ प्रेजेंट। और फिर हमारे पास मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, जिसमें आरबीसीज का साइज़ बड़ा होता है। इसके अलावा एक और डिवीजन है, वो है हाइपोक्रोमिक, मतलब उनका कलर लेस डेंस है, नॉर्मोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक। तो ये जो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होता है, ठीक है। और जो नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है वो ब्लड लॉस में हो सकता है, ठीक है। जब ब्लड लॉस हो रहा है तो बाकी तो सेल का साइज़ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह हिमोलिटिक एनीमिया में भी हो सकता है और एनाप्लास्टिक एनीमिया में भी हो सकता है, जिसमें बोन मैरो जो है एडुक्वेट सेल नहीं प्रोड्यूस कर पा रही होती, नॉर्मल सेल्स कर रही होती लेकिन एडुक्वेट अमाउंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही होती। फिर हमारे पास आ जाता है मैक्रोसिटिक एनीमिया, जो कि जिसमें B12 की डेफिशिएंसी वाला जो एनीमिया है और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। अब हम ना जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे ना इन ड्रग्स का, तो आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। तो फर्स्टली हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ते हैं और उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डायग्नोज कैसे करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्लिनिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट की। एनीमिया के साथ जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो वो यूजुअली उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती है, लेथार्जिक होता है, फटीग्ड होता है, उसका कलर काफ़ी पेल होता है, हम उसकी पाम चेक करते हैं, उसका कलर पेल होता है। तो एनीवेज अब हम आ जाते हैं लैब्स की तरफ। तो लैब्स में सबसे पहले हम उसका सीबीसी करवाएंगे, जिसमें हमारे पास लो हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन की आपको नॉर्मल कंसनट्रेशन पता होनी चाहिए कि फीमेल में क्या होती हैं और मेल्स में क्या होती हैं। तो खैर लो हीमोग्लोबिन होगा, लो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होगा और लो आरबीसी काउंट भी हो सकता है। फिर हम उसके सीरम फेरेटिन लेवल कराते हैं। इससे हमें अमूमन पता चल जाता है कि इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बिकॉज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया ये, ठीक है। फिर हम उसके सीरम फेरेटिन लेवल कराते हैं, अगर तो वो डिक्रीज है तो उसका मतलब है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि जो फेरेटिन है ये स्टोरेज प्रोटीन है आयरन की। फिर ट्रांसफरेंस सेचुरेशन हम लोग देख लेते हैं और वो भी डिक्रीज होती है, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, इन सारी चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग, हमने डायग्नोज कर लिया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास दो तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं कि अच्छा, हम लोग ना, अगर हम लोगों को एक्यूट ट्रीटमेंट करनी हो, बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया हुआ हुआ है, तो हम लोग जो है ना आईवी ट्रीटमेंट पे फोकस करेंगे, क्योंकि आईवी ट्रीटमेंट जो है उसमें फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होगा और वो ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग जल्दी, मतलब उसको क्योर कर सकते हैं, क्योंकि ओरल फिर हम लोग ओरल में डोज कम देते हैं, ठीक है। तो खैर हमारे पास ओरल में हमारे पास आ जाता है फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट और फेरस फ्यूमेरेट। और पार एंट्रल यानी आईवी में हम लोग आयरन डेक्स्ट्राल, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट और आयरन सुक्रोज। अगर आपने काले टिक्कों का नाम सुना हो तो ये होते हैं वो काले टीके जो हम पार एंट्रल देते हैं, ठीक है। गायनी में काफ़ी यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम लोग आयरन की एक्सेस दे दें, आयरन की डोज ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। अब बच्चों में ये होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर आयरन की गोलियाँ घर में रंग बिरंगी पड़ी होती हैं, उन्हें निगल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे उनको ना एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस हो जाता है, ठीक है। और वो लोग शॉक में चले जाते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चले जाते हैं, एंड इट में इवन रिजल्ट इन डेथ, सो इट्स वेरी डेंजरस। तो आप ये जो आयरन की दवाएं होती हैं बच्चों की बहुत से दूर रखा करें। तो अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आ जाते हैं कि आयरन बेसिकली करता क्या है। आयरन जो है आपका बॉडी में जाता है और जहाँ जहाँ आरबीसीज बन रहे हैं, जैसे आपका बोन मैरो और पार्टली स्प्लीन, वहाँ जाके आपकी ये जो हीम की सिंथेसिस होती है, इसमें जो है आयरन इसका मेन कंपोनेंट होता है। तो इफ़ देयर इज़ डिक्रीज्ड आयरन इन द ब्लड, तो वो जो है हीम में प्रॉपर्ली आयरन इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, इसीलिए इनमें हाइपोक्रोमिक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा आयरन के ऊपर कि इसमें बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जब हम लोग आयरन हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे बॉडी में ओरली या पारेंटरली, तो वो जाके हीम की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अच्छा, जो हिमोलिटिक एनीमिया होते हैं उसमें हम लोग आयरन नहीं देते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इंसान के अंदर जो सेल्स पड़ते हैं उसमें से जो आयरन निकलता है वो ज़्यादा होता है, तो हम लोग देंगे तो हम लोग उसमें जो है टॉक्सिसिटी कर रहे होंगे बेसिकली। अच्छा, अगर आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या करते हैं। अगर आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स को हम लोग डेफरॉक्सिमीन होता है, वो चिलेटर है आयरन, वो दे देते हैं। और इसी तरह जो थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स होते हैं, जिनमें बहुत अरसे से हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के बाद उनके लिवर के अंदर जो है जब आयरन
बढ़ जाता है, मतलब फेरेटिन आयरन स्टोरेज फॉर्म में बढ़ जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम लोग आयरन चिलेटर्स देते हैं जैसे डेफ्रॉक्सिमीन। और आयरन इसके अलावा ब्रेन और पेनक्रियास ऐसी जगहों पे एक्सेस डोज में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब हम आ जाते हैं नॉर्मोसिटिक अनीमिया के ऊपर, जो कि ब्लड लॉस की वजह से हुई, एनाप्लास्टिक अनीमिया की वजह से हुआ है। एनाप्लास्टिक अनीमिया यूजुअली कीमोथेरेपी या इस तरह के एजेंट्स की बात होता है, तो हम लोगों को बेसिकली उसको करेक्ट करना होता है, तो इसमें एज सच कोई हम लोग ड्रग नहीं नॉर्मोसिटिक अनीमिया में देते। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है मैक्रोसिटिक अनीमिया। मैक्रोसिटिक अनीमिया क्या है कि ये जो B12 और फॉलिक एसिड है ना, ये DNA की सिंथेसिस में आपकी हेल्प करती है। तो बेसिकली इसका एक पूरा पाथवे है जो कि आपकी कैटसन में बना हुआ है, जिसमें दिखाया हुआ है कि जो फॉलिक एसिड है, ये पाथवे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो फॉलिक एसिड है और ये जो विटामिन B12 है, ये किस तरह बेसिकली प्योरीन्स की सिंथेसिस करते हैं, फिर वो आगे मजीद DNA बनाता है। ठीक है ना, तो जहाँ पे ये नहीं होंगे तो आपके जो है सेल्स बड़े बड़े बनेंगे और उसे हम कहेंगे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया या फिर हाइपोक्रोमिक मैक्रोसिटिक अनीमिया, नॉर्मोक्रोमिक भी हो सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होगा कि क्या होगा, CBC जो है उसमें आपके पास जो मीन कॉर्पस्कुलर या फिर वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज हो चुकी होगी, आपके सेल्स बड़े बड़े होंगे। ठीक है ना, तो इसकी हम लोग ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट में हम लोग पेशेंट को विटामिन B12 जो है आप ओरल फॉर्म में दे सकते हैं और इस तरह फॉलिक एसिड दे सकते हैं। लेकिन आपको पहले डायग्नोज करना है कि उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या फॉलिक एसिड की है, क्योंकि अगर तो उसको B12 की डेफिशिएंसी है और आप फॉलिक एसिड दिए जा रहे हैं तो उसको न्यूरोपैथीज हो जाएंगी। सिमिलरली अगर उसमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी और आप B12 दे देंगे तो फिर उसमें मज़ीद, और जैसे अगर प्रेग्नेंट औरतों को फॉलिक एसिड ना मिले तो जो बच्चे होते हैं उनमें वो स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट्स होते हैं, क्या उसे कहते हैं, एनीवेज उसमें कुछ सर्टेन डिफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है मज़ीद, और हम लोग यहाँ पे देखें क्या कहते हैं, तो एक एरिथ्रोसाइटिक फैक्टर्स हैं, आई होप ये नज़र आ रहा हो, एरिथ्रोसाइटिक फैक्टर्स हैं जिसमें B12 और फॉलेट, आयरन और ESA, एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट्स, ये काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रग्स होती हैं जो कि बोन मैरो के लेवल पे एक्ट करती हैं और एरिथ्रोपाइसिस को रेगुलेट करती हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है, अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ आ रही है, बस इसमें एक्टिवेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट प्रोजेनेटर सेल्स इन द बोन मैरो है। फिर हमारे साथ आ जाता है ग्रेन्युलोसाइट फैक्टर्स। ये क्या होते हैं कि जब डेफिशिएंसी होती है या बोन मैरो इनसफिशिएंसी किसी भी वजह से हो सकती है, कीमोथेरेपी की वजह से या कोई भी एक्सटर्नल डिजीज़ है जिसकी वजह से बोन मैरो सप्रेशन हो गई है, तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं जिसमें हमारे पास दो चेंज आ जाती हैं, लिम्फोइड और माइलॉइड। ठीक है ना, माइलॉइड में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, ईसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स, ये सारी की सारी सप्रेस हो जाती है। तो उनकी प्रोडक्शन के लिए हम ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये इसमें ग्रेन्युलोसाइट में इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूट्रोफिल्स को बढ़ा रहे हैं, जबकि जो ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारा अपना ईसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स और ये सारी की सारी ड्रग्स। अच्छा, इसमें आप लोगों को जो दो नाम हैं सर फेरिस्ट, वो हैं फिलग्रास्टिम। ठीक है ना, फिलग्रास्टिम इसमें आ जाती है ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और इसमें जो है हमारे पास आ जाती है पेगफिलग्रास्टिम। ठीक है ना, तो खैर इसमें काफ़ी ये वाली सिलेबस में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादा फोकस होता है ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया, तो आप बेसिकली ये कर लें, दैट वुड बी एनफ फॉर यू।